हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो चलिए कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो अपने स्कूल कैसे पहुंचते हैं। बैम्बू ब्रिज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है ना, इस पिक्चर के अंदर जो ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है? वो है बैम्बू ब्रिज। और ये किससे बना हुआ है? जाहिर सी बात है, ये बैम्बू से बना हुआ है। और ये ब्रिज कहाँ पर होता है? ये ब्रिज होता है असम में। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। It rains so much where we live. Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere. तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो कहाँ पे बारिश होती है? असम में, ठीक है। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि घुटनों तक पानी भर जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। तो ये बच्चे आपको क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि भले ही पानी घुटनों तक भर जाता हो, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये हमें स्कूल जाने से नहीं रोकती। हम क्या करते हैं? हम अपनी एक हाथ में किताबों को पकड़ते हैं और एक हाथ से हम बैम्बूस को पकड़ते हुए चले जाते हैं और ये जो ब्रिज है इसको हम पार कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि बच्चों के एक हाथ में बुक्स हैं उनकी और एक हाथ से वो ब्रिज को पकड़ते हुए पार कर रहे हैं। वे क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। तो बच्चे बताते हैं कि ये जो बैम्बू और रोप से बना हुआ ब्रिज है, बच्चे इसको जल्दी से पार करके कहाँ पे पहुँच जाते हैं? अपने स्कूल में पहुँच जाते हैं। तो हमने देखा कि असम में बच्चे कैसे पहुँचते हैं स्कूल। वो पहुँचते हैं बैम्बू ब्रिज की हेल्प से। अब है ट्राई दीज। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है जिसके अंदर बच्चे हैं और इन्होंने क्या बिछा रखी है? इन्होंने ब्रिक्स बिछा रखी हैं जिस पे ये एक एक पैर रख के चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है, कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? तो अब आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ब्रिक्स लीजिए और उनको बिल्कुल ऐसे ही बिछा दीजिए जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप इन पे चलिए और ज़रा ये बताइए कि क्या इन पे चलना आसान था। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी एक्टिविटी करके देखी थी तो मुझे तो बहुत ईजी लगा था चलना, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे Yes, it was easy. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 4 से 5 बैम्बूज लीजिए, उनको बांध दीजिए और इस काम में आप अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप उस अब ब्रिज पे चलिए और ये बताइए कि जब आप उस ब्रिज पे चल रहे हो तब आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप ब्रिज से गिरे? और अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप उस ब्रिज पे काफ़ी बार चलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो ब्रिज है उस पर चलना क्या है, वो दिन ब दिन ईजी होता चला जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे, मैंने करके देखा था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा बनाया हुआ ब्रिज जो है वो टूट ना जाए, है ना। तो मैंने लिख दिया है, आई फेल्ट स्केयर्ड। नो आई डिड नॉट फॉल बट इट वॉज थ्रिलिंग। जो मेरा ब्रिज था वो टूटा तो नहीं था, बट थ्रिलिंग था ये सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बार फुट और विद शूज़ और स्लीपर्स? वाई? तो बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बैम्बू ब्रिज आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है वो, या फिर जो आपने बनाया है, क्या आप उस ब्रिज के ऊपर नंगे पैर बिना जूतों के, क्या आप उस ब्रिज पे चल पाओगे? क्या उस ब्रिज पे चलना बिना चप्पलों के या बिना जूतों के इजी होगा? तो आप इसका आंसर लिखोगे, बार फुट विद टोज प्रोवाइड्स अ बेटर ग्रिप. आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बार फुट. तो देखिए बच्चों, क्या है, अगर हम नंगे पैर होंगे ना तो नंगे पैर हम ब्रिज के ऊपर ज़्यादा आसानी से चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जूतों की वजह से तो हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है, लेकिन अगर हम नंगे पैर होंगे ना तो हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो डायरेक्ट ब्रिज पे ही रहेगा। तो इसलिए नंगे पैर चलना ब्रिज के ऊपर ज़्यादा आसान है।
तो अब हम पढ़ेंगे द ट्रॉली। तो देखिए बच्चों, लद्दाख में ना जो बच्चे हैं वो स्कूल किससे पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं ट्रॉली की हेल्प से। तो देखिए जैसे आजकल आप लोग हैं या जब बचपन में मैं थी तो हम लोग तो बहुत आसानी से स्कूल पहुंच जाते थे, स्कूल बस से या रिक्शा वगैरह से या फिर पैदल, है ना। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करके या बहुत ही मुश्किल मुश्किल रास्तों से होके वो अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल जाने के लिए जो बच्चे हैं ये नहीं देखते कि इनकी मुश्किल क्या है, ये नहीं किस किस चीज़ से होकर गुजरना पड़ेगा, इन्हें सिर्फ स्कूल जाने से मतलब है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर ऑन बोथ द साइड, it is tied tightly with strong trees or rocks. There is a trolley, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. तो ये जो बच्चे हैं ये अब आपको बता रहे हैं कि ये स्कूल कहाँ कैसे जाते हैं। ये स्कूल जाते हैं ट्रॉली की मदद से, ठीक है। ये अब आपको बता रहे हैं कि उनके स्कूल जाने के बीच में एक बहुत बड़ी सी रिवर है, ठीक है। रिवर जो है वो बहुत बड़ी है, चौड़ी है और गहरी है। तो रिवर को पार करने की वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ट्रॉली है। तो ट्रॉली किससे बंधी हुई है, ट्रॉली बंधी हुई है पेड़ों से, मजबूत मजबूत पेड़ों से। और फिर जो है वहाँ पे पत्थर वगैरह हैं या जो माउंटेन्स वगैरह हैं उनसे वो ट्रॉली जो है वो बंधी हुई हैं। तो ट्रॉली क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको ओपन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, है ना। तो ये है ट्रॉली। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और फिर जो ट्रॉली है वो चलती है और फिर बच्चों को नदी के दूसरी तरफ वो पहुंचा देती है। तो जब बच्चे नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, वो अपने स्कूल चले जाते हैं। तो ट्रॉली का यूज़ कहाँ पर होता है बच्चों, ट्रॉली का यूज़ होता है लद्दाख में। और बैम्बू ब्रिज का यूज़ कहाँ पे होता है, बैम्बू ब्रिज का यूज़ होता है असम में। तो अब हम करते हैं लेट अस डू। ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, विच वुड बी ईजियर यूजिंग द पुले और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। तो देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर 2 है इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो बच्चा है ये पानी को खींच रहे हैं ना। तो ये जो खींचने वाली चीज़ है इसको हम कहते हैं पुले, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप पिक्चर 1 को देखो और पिक्चर 2 को देखो, ठीक है। इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और ये बताओ कि किस पिक्चर में बच्चा जो है वो आसानी से पानी को निकाल पा रहा है। और फिर आपको ये भी बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है। तो आप इसका आंसर लिखोगे। In picture 1, a boy is trying to pull the bucket from the well without using a pulley. Whereas in picture 2, a boy is pulling the bucket full of water using a pulley. Using a pulley to lift things is easier. पिक्चर 1 के अंदर जो बच्चा है वो पानी की जो बाल्टी है उसको कुएं में से बिना पुली की हेल्प से निकाल रहा है। और पिक्चर 2 में जो बच्चा है वो पानी की जो बाल्टी है उसको कुएं में से पुली की मदद से निकाल रहा है। और फिर आपको बताया जा रहा है कि पुले का यूज़ करके हम पानी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पिक्चर 2 के अंदर बच्चा जो है वो पानी को ज़्यादा आसानी से निकाल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलिस, लिस्ट देम। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास देखो और ये बताओ कि पुलिस का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो देखिए आप लिखोगे आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ पुलिस एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, टू होइस्ट फ्लैग्स, टू फेच वाटर फ्रॉम वेल्स एट्सेट्रा। तो देखिए बच्चों, पुले जो है ना उसका यूज़ मैंने अपने आसपास जो देखा है वो ये देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पुले का यूज़ करा जाता है सामान को ऊपर से नीचे लाने के लिए या नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और फिर फ्लैग को भी जो झंडा लहराते हैं हम या फ्लैग को फैलाते हैं तो उसके लिए भी पुले का यूज़ करा जाता है। और जो वो होता है क्या कहते हैं कुआं जो होता है, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए भी किसका, पुले का ही यूज़ होता है। ये तो अभी हमने देखा ही था। With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना वैसी पुले बनाओ और फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को क्या करके देखो,
मतलब खींच कर देखो और ये बताओ कि क्या पुली की हेल्प से उन्हें खींचना आसान है या नहीं। तो बच्चों पुली की मदद से खींचना आसान होगा। अब हम पढ़ेंगे सीमेंट ब्रिज के बारे में। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी कैन यूज ब्रिजेस। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। तो देखिए ये जो ब्रिज है ये कौन सा ब्रिज है, ये सीमेंट ब्रिज है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बनाया जाता है, ये क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज के ऊपर बनाया जाता है ताकि हम एक जगह को पार करके दूसरी जगह पे पहुंच जाएं। ये किस किस से बनता है, ये सीमेंट से बनता है और ईंटों से बनता है और आयरन की रॉड से बनता है। और ये जो ब्रिज है इनके अंदर कभी कभी क्या होती हैं, सीढ़ियाँ भी होती हैं। अब इससे ही रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज जो है वो बैम्बू ब्रिज से कैसे अलग है। तो आप लिखोगे अ सीमेंट ब्रिज इज मेड up of bricks, cements and iron rods, but a bamboo bridge is made of bamboo sticks, ropes and poles। तो देखिए बच्चों जो सीमेंट ब्रिज है ना वो ईंटों से बनता है, सीमेंट से बनता है और आयरन रॉड से बनता है, लेकिन जो बैम्बू ब्रिज है वो बैम्बू के स्टिक से बनता है, पोल से बनता है और रस्सियों वगैरह से बनता है, ठीक है। और फिर एक फ़र्क मैं आपको भी बता देती हूँ कि सीमेंट ब्रिज जो होता है ना वो काफ़ी मजबूत होता है और बैम्बू ब्रिज सीमेंट ब्रिज के मुकाबले इतना मजबूत नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। आपको क्या लगता है कि एक बारी में कितने लोग जो हैं वो उस ब्रिज को, सीमेंट ब्रिज को पार कर पाएंगे। तो आप लिखोगे अ लॉट ऑफ पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम। तो देखिए एक बारी में काफ़ी सारे लोग सीमेंट ब्रिज से पार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ वाई। अगर आपको मौका मिले किसी ब्रिज को यूज़ करने का, चाहे वो सीमेंट ब्रिज हो या बैम्बू ब्रिज है, तो आप किसको यूज़ करना चाहोगे और क्यों। तो आप इसका आंसर लिखोगे आई वुड लाइक टू यूज़ अ सीमेंट ब्रिज एज इट इज स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू वर्क ऑन। तो देखिए बच्चों मैं सीमेंट ब्रिज का यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि सीमेंट ब्रिज जो है वो बैम्बू ब्रिज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सीमेंट ब्रिज पे चलना ज़्यादा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ येस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल को जाते वक्त क्या आपको किसी ब्रिज को पार करना पड़ता है, अगर हाँ तो बताओ कैसा ब्रिज है वो और फिर आपको उसकी पिक्चर भी बनानी है। तो देखिए बच्चों जब मैं जाती थी ना तो मुझे भी एक सीमेंट का ब्रिज ही पार करना पड़ता था। तो मैंने लिखा है येस आई हैव टू क्रॉस वन सीमेंट ब्रिजेस ऑन द वे टू माई स्कूल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अब आपको अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो उनके टाइम पे कैसे ब्रिजेस होते थे। अब आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, ड्यूरिंग द टाइम when my grandparents were young there were only wooden and bamboo bridges, yes there is a bridge near my house। तो देखिए बच्चों जब मेरे दादा दादी थे ना तो उनके टाइम पे सिर्फ बैम्बू ब्रिजेस थे और वुडन ब्रिजेस थे, ठीक है। और फिर मेरे घर के आसपास एक ब्रिज है जिसको मैं पार करके अपने स्कूल जाया करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर अ रोड। तो जो ब्रिज है वो रोड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑल यूज द ब्रिज, इज इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिज का यूज़ कौन करते हैं, क्या सिर्फ लोग उस पर चल के जाते हैं या फिर वहाँ पे एनिमल भी जा सकते हो, गाड़ियाँ वगैरह भी। तो देखिए बच्चों वो सीमेंट ब्रिज है और उसके ऊपर ना सारी चीज़ें जा सकती हैं, चाहे वो इंसान हो या व्हीकल्स हो या एनिमल्स वगैरह, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो एज इट्स अ सीमेंट ब्रिज ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस द ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 8 है, डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इज इट न्यू। जो ब्रिज है क्या वो पुराना है या नया है। तो देखिए बच्चों जो ब्रिज है ना वो पुराना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। अब आपसे कहा जा रहा है कि सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए
किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने जैसे बताया आपको, सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए सीमेंट का, ब्रिक का और फिर आयरन रॉड्स का यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर एक ब्रिज की पिक्चर बनानी है, जिसके अंदर आपको दिखाना है कि ब्रिज के ऊपर ट्रेन है, व्हीकल्स हैं और एनिमल्स वगैरह हैं और लोग वगैरह हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़रा सोच के बताइए कि अगर ब्रिज वहाँ पे नहीं होता तो किन किन चीज़ों का या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी कैन नॉट क्रॉस द रोड इफ़ देयर इज़ नो ब्रिज। तो देखिए बच्चों, अगर ब्रिज नहीं होगा ना तो हम वो जो रोड थी उसको हम पार ही नहीं कर पाएंगे और अपनी जिस जगह पे हमें पहुंचना है हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। Let us find out some other ways by which children get to school. Vallam. In some parts of Kerala, we use a vallam, a small wooden boat to reach school. Kerala. तो देखिए बच्चों, केरला में ना जो बच्चे हैं वो वल्लम एक तरीके की बोट होती है, मतलब छोटी सी लकड़ी की बोट होती है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो वल्लम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? केरला में। और वल्लम की एक छोटी सी वुडन बोट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। क्या आपने किसी और तरीके की बोट्स देखी हैं? तो आप लिख सकते हो, येस आई हैव सीन पैडल बोट, रो बोट, मोटर बोट एंड हाउस बोट। अब है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि हम पानी के ऊपर और किन किन चीज़ों से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, transporting by ship, steamer, water scooter etc are some of the other ways by which we can travel on water। तो देखिए बच्चों, अगर बोट नहीं होगी ना तो हम शिप से, स्टीमर से या वाटर स्कूटर से पानी को जो है हम पार कर सकते हैं। अब है कैमल कार्ट, राजस्थान। तो देखिए बच्चों, जो ऊँट गाड़ी होती है ना, कैमल कार्ट होती है, उसका बच्चे इस्तेमाल करते हैं राजस्थान के अंदर स्कूल पहुंचने के लिए। वे लिव इन द डेजर्ट, हम रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, और हमारे आसपास क्या है? सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल, और हम ऊँट की गाड़ी में बैठ के जाते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो कैमल कार्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? उनका यूज़ होता है राजस्थान में। अब क्वेश्चन है, हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज टोंगा, वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। अब आपसे कहा जा रहा है, या फिर आप ये कह लो कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आप घोड़े तांगे पे या फिर ऊँट गाड़ी पे बैठे हो? अगर हाँ तो कहाँ पे बैठे हो, और क्या आप उसके ऊपर अपने आप से चढ़ के बैठ गए थे? अगर नहीं बैठे थे तो फिर किसने मदद करी थी? तो मैंने इसका आंसर लिखा है, येस आई हैव सेट ऑन अ टोंगा इन माई ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। तो देखिए बच्चों, जो मेरी नानी का गाँव था ना, वहाँ पे एक वो था, क्या कहते हैं, टोंगा था जिसके ऊपर मैं बैठी थी। नो आई कुडेंट क्लाइंब इट माई सेल्फ एंड माई ब्रदर हेल्प मी गेट ऑन इट। तो देखिए, मैं अपने आप से नहीं चढ़ गई थी, मेरे भाई ने मदद करी थी मुझे टोंगे पे बिठाने की। अब फिर क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप घोड़े तांगे पे बैठे थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था। तो देखिए बच्चों, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इसलिए मैंने लिखा है, आई रियली इन्जॉय द राइड इन अ टोंगा। अब है बुलक कार्ट। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। वी राइड इन आर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आर अम्ब्रेलास। तो देखिए बच्चों, जो गांव होते हैं ना, कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनमें बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो बच्चे बता रहे हैं कि वो हरे हरे खेतों से होते हुए स्कूल जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है या बारिश हो रही होती है तो वो अम्ब्रेला का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो पिक्चर है ना, इसमें जो चीज़ है ये है बैलगाड़ी।
डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे बुलक कार्ट्स हैं? तो बच्चों हाँ हैं। डज इट हैव अ रूफ? क्या उनके ऊपर कोई छत है? तो नहीं, उन पर कोई छत नहीं है। वॉट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? उनके पास किस तरह के क्या कहते हैं पहिए हैं? दे हैव वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। तो उनके जो पहिए हैं वो लकड़ी के हैं जिनमें आयरन रिम्स हैं। तो बच्चों वैसे तो ये आंसर्स मैं आपको अपने अकॉर्डिंग लिखवा रही हूँ, बट अगर आपका एक्सपीरियंस मुझसे हटके हो तो आप अपने हिसाब से भी आंसर्स लिख सकते हो। अब है बाईसाइकिल राइड। तो देखिए ये जो पिक्चर है इसमें जो ये बच्चियां हैं ये किसके ऊपर बैठ के जा रही हैं? ये साइकिल के ऊपर बैठ के जा रही है ना, बाईसाइकिल के ऊपर। वी राइड आवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल because it was too far, but now groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads। तो बच्चे बता रहे हैं आपके यहाँ पे कि ये जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो साइकिलों की मदद से अपने स्कूल जाती हैं। तो ये बता रही हैं कि इनका स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से पहले तो कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाया करती थी, लेकिन अब जो लड़कियाँ हैं वो साइकिल पे बैठती हैं, 7-8 लोगों का ग्रुप बनता है और वो लंबे लंबे रास्ते को, मुश्किल रास्ते को पार करते हुए स्कूल पहुंच जाती हैं। अब क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? इफ यस, हु टॉट यू टू राइड? क्या आप बाईसाइकिल को चला सकते हो? अगर हाँ तो आपको चलाना किसने सिखाया? तो आप लिख सकते हो, यस आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, माई सिस्टर टॉट मी टू राइड इट। हाँ मैं साइकिल को चला सकती हूँ और मेरी बहन ने मुझे चलाना सिखाया था। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल्स टू योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाईसाइकिल पे बैठ के आते हैं? तो बच्चों जब मैं छोटी थी ना तो तकरीबन 150-200 बच्चे होते थे जो बाईसाइकिल से आते थे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे जुगाड़। वॉट अ व्हीकल, गुजरात। तो देखिए बच्चों ये जो व्हीकल है ना इसका नाम है जुगाड़ और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है गुजरात में। लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड फुट 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 व्हेन इट रन्स। तो जुगाड़ जब चलता है तो कैसे आवाज आती है? फुट 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 या फुट 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 की, ठीक है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो जुगाड़ होती है ना इसका आगे का जो हिस्सा है वो एकदम मोटरसाइकिल की तरह होता है और फिर पीछे का जो कैरेज है वो कैसा होता है? वो लकड़ी के फट्टों से बना हुआ होता है। तो बेसिकली बच्चों को हम देखें तो जुगाड़ जो होता है ना, जो व्हीकल है ये गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में लोग इसके अंदर बैठते हैं और ये ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अलग अलग पार्ट से बना हुआ होता है। अब क्वेश्चन है, डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में भी इस तरह का कोई व्हीकल है? तो आप लिख सकते हो, नो बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स इन माई एरिया। तो ऐसा नहीं है लेकिन और तरीके का है। तो व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप उसको क्या कहते हो? शेयर ऑटो और क्वाड्री साइकिल। तो हमारे एरिया में उसको कहा जाता है शेयर ऑटो या फिर क्वाड्री साइकिल। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? क्या आप जो जुगाड़ है क्या आप इसके ऊपर सफ़र करना पसंद करोगे और अगर हाँ तो क्यों? येस आई वुड लव टू एज इट वुड बी सो मच फन। तो देखिए बच्चों हाँ मैं बैठना ज़रूर पसंद करूँगी। क्यों? क्योंकि बैठ के ना मज़ा आएगा इसके ऊपर। अब क्वेश्चन है, कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? आप बता सकते हो किसका नाम जुगाड़ क्यों है? तो आप इसका आंसर लिखोगे, it's called jugaad because it is made by putting together parts of different vehicles and machines, that is tires, engine, wooden parts from different things। तो देखिए बच्चों इसका नाम जुगाड़ इसलिए है क्योंकि ये जो है ना ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई है, मतलब अलग अलग चीज़ों के टायर से, इंजन से और अलग अलग तरह की लकड़ी से। तो मतलब ये जो जुगाड़ है ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनता है, तो इसलिए इसका नाम जुगाड़ है। The jugaad has been made by using waste material. Why don't you also try to make something by putting together some waste materials? Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Yes, there are such places। तो देखिए बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि जुगाड़ जो है ना वो वेस्ट मटेरियल को मिक्स करने से बनता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप भी कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनती हो। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि ज़रा आप सोचिए कि ऐसी भी तो जगहें होती होंगी ना जहाँ पे ये जो जुगाड़ हैं या और तरह के व्हीकल्स हैं
जहाँ पे इन व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो देखिए बच्चों, ऐसी तो बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे इन व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी जगह हैं वो। Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं ये जंगलों से होते हुए कहाँ पहुँचे, अपने स्कूल पहुँचे। ये आपको बताते हैं कि ये घने जंगल में से होते हुए स्कूल पहुँचते हैं और ये जंगल इतना घना है कि कुछ कुछ जगहों पे तो सूरज की रोशनी तक नहीं आती है और जंगल के अंदर हर तरफ शांति ही शांति है। और आप अगर जंगल के अंदर होंगे ना, तब आपको क्या चीज़ सुनाई देगी? आपको सिर्फ बर्ड्स की, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की और डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स की साउंड सुनाई देगी। अब फिर इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? क्या आप किसी घने जंगल में गए हो या फिर किसी भी जंगल में गए? तो हाँ बच्चों, में गई हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया येस। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको वो शेयर करना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ आप कैसे लिख सकते हो। अ जंगल इज़ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज। तो देखिए बच्चों, जब मैं जंगल में गई तो मुझे पता चला कि जो जंगल है ना, वो एक बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर छोटे बड़े पेड़ हैं। देयर आर सो मैनी एनिमल्स। और जंगल के अंदर तरह तरह के जानवर होते हैं और तरह तरह की बर्ड्स भी होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू रिकग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप कुछ बर्ड्स को सिर्फ उनकी आवाज़ से निकाल सकते हो, और फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी बर्ड की आवाज़ निकाल के, मतलब किसी बर्ड की नकल करके देखनी है। तो आप लिखोगे येस आई कैन रिकग्नाइज सम बर्ड्स। हाँ, मैं कुछ बर्ड्स की साउंड को पहचान सकती हूँ। आई कैन इमिटेट द साउंड्स ऑफ अ क्रो, अ पैरट एंड अ डक। तो मैं जिन एनिमल्स की साउंड्स की नकल कर सकती हूँ वो है क्रो। बच्चों, क्रो कैसे करता है? कॉ कॉ करके करते हैं ना। पैरट, ठीक है, और एक डक, डक की भी मैं इमिटेट कर सकती हूँ आवाज़। डक कैसे करती है? डक क्वैक क्वैक करती है ना। तो चाहे क्रो हो, चाहे पैरट हो, चाहे डक हो, इन सब की आवाज़ें मैं इनको बिना देख के पहचान सकती हूँ कि ये किस एनिमल या किस बर्ड की आवाज़ है। अब हम करेंगे मूविंग ऑन द स्नो। स्नो पे चलना। सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी में स्लिप एंड फॉल। तो देखिए बच्चों, ये जो बच्चे हैं ये कहाँ से होते हुए जा रहे हैं? ये स्नो के ऊपर से होते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं। और ये कहाँ की बात है? ये है नॉर्थर्न हिल्स की बात। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्नो पर चल के अपने स्कूल पहुँचते हैं और ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हैं ताकि ये लोग गिरे ना। अगर ये लोग गिर जाएंगे तो फिर मतलब देखिए, अगर बर्फ़ कैसी होगी, अगर बर्फ़ सॉफ्ट होगी तो ये बर्फ़ के अंदर गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। और फिर बता रहे हैं कि जब कभी कभी बर्फ़ जमती भी है ना, तब क्या होता है, कभी कभी ये लोग स्लिप भी कर जाते हैं, मतलब नीचे भी गिर जाते हैं और फिसल भी जाते हैं। तो बच्चों, आपने अभी तक देखा कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी स्कूल जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसलिए जब आपके पास अगर इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो आपको भी अच्छे से स्टडीज़ करनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? क्या आपने कभी बहुत ज़्यादा स्नो देखी है? अगर हाँ तो कहाँ पे? कहीं जगह में देखी है या फिर किसी मूवी में देखी? तो बच्चों देखिए, जब मैं मसूरी गई थी ना, मैंने वहाँ पे इतनी सारी स्नो देखी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वही लिख दिया। आप अपना भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? क्या आपको लगता है कि जो जगह हैं इनमें हर वक्त ही इनके पास बर्फ़ होगी, इन जगहों पे हर वक्त ही बर्फ़ होगी? अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्यों लगता है? तो आप लिखोगे नो, बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर्स दीज प्लेसेस आर कवर्ड विद स्नो ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग द समर सीजन द स्नो मेल्ट्स एज टेम्परेचर गेट्स हायर। तो देखिए बच्चों, जब सर्दियाँ होती हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है ना, जिसकी वजह से
ये जो बर्फीले इलाके हैं यहाँ पे बर्फ़ रहती है, लेकिन जब गर्मी होनी शुरू होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और बर्फ़ जो है वो मेल्ट होने लग जाती है। इस वजह से ये जो जगह हैं यहाँ पे समर्स में बर्फ़ नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे रॉकी पाथ्स के बारे में, मतलब कि वो रास्ते जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। तो बच्चों ये कहाँ पर हैं? ये हैं उत्तराखंड में। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों पे रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, यहाँ के जो रास्ते हैं वो ऊपर नीचे करके हैं और रास्तों में क्या है, पत्थर हैं, बहुत पथरीला रास्ता है यहाँ का। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। तो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के रास्ते प्लेन हैं, वो इन पथरीले रास्तों पे चलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। हमारे लिए तो इन पे चलना बहुत इजी बात है, हम इनके ऊपर रेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप किसी काम को बहुत लंबे टाइम से करते चले आओगे ना, तो आपको उस काम की आदत लग जाएगी। तो जब आदत लग जाएगी तो वो काम आपके लिए ऐसे ही ईजी भी हो जाएगा। No matter whether there is a dense forest, farms, mountains or snow on the way, we manage to reach school। तो सारे बच्चे आपसे कहते हैं कि चाहे जंगल हो या खेत हो या पहाड़ हो या बर्फ़ हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग किसी ना किसी तरह स्कूल पहुंच जाते हैं। अब नीचे 2 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल। जब आप स्कूल जाते हो तब क्या आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? तो बच्चों मुझे तो नहीं करना पड़ता, तो इसलिए मैंने लिख दिया नो। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, वाई। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें आप स्कूल जाना पसंद करते हो और आपको ये बताना है कि आप क्यों पसंद करते हो। तो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर आई लाइक टू गो स्कूल इन मंथ ऑफ डिसम्बर। तो देखिए बच्चों, दिसंबर का महीना कैसा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो बस मुझे इसी महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ठंड होती है। आप यहाँ पे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सी मी वॉक। तो बच्चों अभी एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, अब आपको इसमें करना है, अब आपको अपने फ्रेंड के साथ जाना है और ऐसे एक्टिंग करके दिखानी है कि आप किसी ऐसी जगह पर चल रहे हो जहाँ पे जो रोज़ की पेटल्स हैं वो हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐसे रास्ते पे चलने की एक्टिंग करनी है जिसके अंदर कांटे हों और लंबी लंबी घास वगैरह हो, ठीक है। फिर आपको ऐसे रास्ते पे चलने की एक्टिंग करनी है जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई हो। अब है, वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, डिस्कस। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप तीनों बार चले, क्या आपके उन तीनों बार चलने में कोई फ़र्क है? अगर हाँ तो अपनी क्लास से डिस्कस करें। तो बच्चों ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको आप अपनी क्लासरूम्स के अंदर कर सकते हो। तो देखिए, रोज़ पेटल्स पे चलना तो बहुत इजी होगा और थॉर्न पे चलना तो वो तो एकदम इम्पॉसिबल ही काम है। कोई बच्चा थॉर्न पे कैसे चल सकता है, उसके पैर में तो कांटे कांटे चुभ जाएंगे ना। और स्नो स्नो पे चलना भी आसान बात नहीं है, उसमें भी मुश्किल बात है। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, नो पनिशमेंट्स, फेल्ड इन द टेस्ट 30 rulers, fooled around in the test 15 rulers, homework not done 8 rulers, nails teeth dress not clean 30 sit-ups, having fun in the class when teacher is out, uh, stand on one leg for 2 hours, not back in class after the recess, stand on the bench with your hands up in the air for 1 hour। तो देखिए बच्चों, एक छोटी सी पोएम है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर टेस्ट में फेल हो जाओ तो कितने 30 जो स्केल हैं वो पढ़ते हैं हाथ पे, अगर चीटिंग करो तो 15 पढ़ते हैं, अगर होमवर्क नहीं करा तो 8 पढ़ते हैं, और अगर नाखून दांत वगैरह और कपड़े वगैरह साफ नहीं है तो 30 उठक बैठक लगानी पड़ती हैं। अगर टीचर क्लास से बाहर हो और बच्चे मस्ती कर रहे हो तब क्या होता है, तब बच्चों को एक पैर पे खड़े होने की सज़ा दी जाती है 2 घंटे के लिए। और फिर अगर रिसेस से बाद ना हो, रिसेस के बाद, तो फिर बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है दोनों हाथों को हवा में ऊपर करवा के। तो ये किसने लिखी है आपकी पोएम? ये लिखी है सागर मिश्रा ने, जो क्लास 5 के हैं, ठीक है। और कहाँ से हैं ये हैं मध्य प्रदेश से। तो ये कह रहे हैं कि बच्चों को पनिशमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अब है टॉक एंड शेयर अबाउट इट।
तो देखिए बच्चों, मेरी नज़र में सबसे पहले जो पनिशमेंट होती है ना, वो तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। हमें ना एक दूसरे को बहुत प्यार से समझाना चाहिए है। कोई टीचर हो तो टीचर को बच्चों को बहुत प्यार से समझाना चाहिए और बच्चों को भी प्यार से समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, वॉट काइंड? क्या आपके स्कूल में भी पनिशमेंट थी? किस तरह की? यस, द पनिशमेंट वुड बी लाइक वन हैज़ टू स्टैंड ऑन द डेस्क और स्टैंड आउट ऑफ द क्लास फॉर द होल पीरियड। तो मेरे स्कूल के अंदर जो पनिशमेंट थी वो ये थी कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको डेस्क के ऊपर खड़ा होना पड़ता था या फिर क्लास से बाहर जाके खड़ा होना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स? तो अब आपसे बोला जा रहा है कि क्या स्कूल के अंदर पनिशमेंट होनी चाहिए? तो आप लिखोगे नो, आई डोंट वांट पनिशमेंट्स इन स्कूल्स। तो देखिए बच्चों, स्कूल्स में पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट हुम विल यू इन्फॉर्म? अगर आपको स्कूल के अंदर कोई पनिशमेंट मिल जाए तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? तो आई विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल व्हेन एनी सच इंसिडेंट हैपन्स। तो देखिए, अगर आपको कोई पनिशमेंट मिले तो वो पनिशमेंट आपके लिए ठीक ना हो, तो आपको उसकी शिकायत किससे करनी चाहिए? प्रिंसिपल से करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट? आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हो? तो आई कैन मेक अ कंप्लेंट बाय ड्राफ्टिंग इट इन अ लेटर क्लियरिंग स्टेटिंग डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट। तो देखिए, मैं कैसे शिकायत कर सकती हूँ? मैं एक लेटर लिख सकती हूँ प्रिंसिपल को, जिसके अंदर मैं पूरी बात लिखूँ कि कैसे क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स? जो बच्चे बुरी हरकतें करते हैं, क्या उनको सुधारना सिर्फ पनिशमेंट ही हो सकता है? मतलब पनिशमेंट होना क्या ज़रूरी है? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। अब आपको कुछ रूल्स बनाने हैं स्कूल के लिए, जिनसे जो बच्चे हैं वो बुरी हरकतें ना करें। डेफिनेटली नो, पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, हियर आर सम रूल्स। तो देखिए, पनिशमेंट जो है वो मिसडीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो रूल्स मैंने बनाए हैं वो हैं, स्टूडेंट शुड बी रिवॉर्डेड फॉर गुड बिहेवियर। तो देखिए, मैंने बनाया है कि अगर बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। एडिशनल पॉइंट्स शुड बी अलॉटेड इन एग्जाम फॉर देयर गुड एक्टिविटी। अगर बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी हरकतें कर रहे हैं, तो टीचर्स को उनको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स देने चाहिए। तो देखिए बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग ना, अगर बच्चे कुछ गंदी हरकतें कर रहे हैं तो उनकी कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भी है कि अगर बच्चे कुछ अच्छी हरकत कर रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमें उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है, अगर बच्चों को मार्क्स अच्छे मिल गए, उन्हें तारीफ़ मिल गई, तो वो क्या करेंगे? तो वो अपने आप ही अच्छे अच्छे काम करने लग जाएंगे और बुरे कामों को वो छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट। अब आपको एक पिक्चर बनानी है आपके ड्रीम स्कूल की, और उसके बारे में आपको लिखना भी है। तो बच्चों, पिक्चर तो आप बना देना, मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या लिखना है। माई ड्रीम स्कूल हैज़ अ नाइस बिल्डिंग। जो मेरा ड्रीम स्कूल है उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। इट हैज़ अ गार्डन इन द फ्रंट, और उसके अंदर, उसके सामने जो है वो एक गार्डन है। इट ऑल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड भी है। देयर इज़ प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट, और स्कूल के अंदर पानी का और टॉयलेट का प्रॉपर इंतज़ाम है। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, और स्कूल लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। देयर इज़ नो पनिशमेंट इन द स्कूल, और स्कूल के अंदर कोई भी पनिशमेंट नहीं है। तो बस बच्चों, आपका चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो।